welcome back dear students to इतिहास 1.0 बैच। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया, यानी कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इससे पहले हमने बाकी चीजें डिस्कस की थी। तो अब होता क्या है कि जो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन का एम क्या है? टू कंजर्व समथिंग, यानी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना। आपको बताएं कि हमारी जो डेली लाइफ है, यानी हम रूटीन में क्या करते हैं, हमारी एक्टिविटीज की वजह से कहीं ना कहीं फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ पे डायरेक्ट असर पड़ता है। यानी हमें अगर घर की जरूरत है तो उस घर को बनाने के लिए हम जिन जिन प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को और फॉरेस्ट को। अब जब कोई चीज फॉरेस्ट को अफेक्ट करेगी तो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स, यानी जो वाइल्ड लाइफ होगी, तो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है। हैबिटेट मतलब रहने की जगह। तो वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसको? वाइल्ड लाइफ को। तो उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने एक घर बनाया। अब घर बनाने के लिए उस घर में मैंने टिम्बर का भी यूज किया, लकड़ी का यूज किया। वो लकड़ी कहां से आई? फॉरेस्ट से आई। मैंने फॉरेस्ट को काटा होगा। तो अब वहां जहां मैंने पेड़ काटे होंगे तो वो जो फॉरेस्ट था वो एनिमल्स की हैबिटेट थी। तो इसका मतलब कि मैंने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एनिमल्स की हैबिटेट को खत्म किया या कम किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? जो एनिमल्स, जो वाइल्ड लाइफ वहां रहते थे, उनका डायरेक्टली इन्वायरमेंट क्या हुआ? डायरेक्टली उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हुई। तो उनको या तो वो आस्ता आस्ता एक्सटिंक्ट हो गए या फिर वहां से वो माइग्रेट करके दूसरे एरियाज की तरफ। समझ आया? ऐसे सारी एक्टिविटीज जो होती हैं इनसे डायरेक्टली हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रक्ट होता है। अब मेरा यहां पे क्या कहता है कि कंजर्वेशन का मतलब कि प्रोटेक्ट किया जाएगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स जो इंडिया में लिए गए, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने लिए। तो इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे वो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट ने ये एक एक्ट लाया था जिसमें क्या होगा, जिसमें सेफ गार्ड किया जाएगा हैबिटेट्स को। हैबिटेट्स मतलब बेटा रहने की जगह, यानी जो वाइल्ड लाइफ है उनकी हैबिटेट्स को सेव किया जाएगा, उनकी हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज है इंडिया में उनको लिस्ट आउट किया जाएगा। समझ आया? अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो आपने कहना है कि इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बेसिकली एक एक्ट है जो गवर्नमेंट ने लाया था। किसके लिए? हैबिटेट्स की सेफगार्ड के लिए, हैबिटेट प्रोटेक्शन के लिए, और इसके साथ साथ जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज हैं उनको उनकी लिस्ट आउट करने के लिए। समझ आया? नेक्स्ट है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंजर्वेशन। अब ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंजर्वेशन क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए प्रोजेक्ट्स किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक एंडेंजर्ड एनिमल्स थे, यानी वो एनिमल्स जो अब नॉर्मल कैटेगरी से एंडेंजर्ड में कन्वर्ट हो गए थे, उनको स्पेसिफिक, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको अलग से प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनमें क्या होगा, गवर्नमेंट इनिशियली फंड देगी। इसके बाद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो होगा को ड्यूटीज जो है वो उनकी लगा देगी, ताकि वो क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करके इन एनिमल्स को जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है उनको प्रोटेक्ट करेगी कि कहीं कल ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट है बेटा प्रोटेक्टेड स्पीशीज एक्सपेंशन। अब क्या है? अंडर द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986, अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986 इंसेक्ट्स, जिनमें क्या था, बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड बाकी जो कुछ इंसेक्ट की काफी सारी टाइप्स थी, इनको किस लिस्ट में ऐड किया गया? प्रोटेक्टेड एनिमल्स की लिस्ट में, प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ की लिस्ट में ऐड किया गया।
क्योंकि इनकी भी क्या हो रही थी, इनकी पॉपुलेशन जो थी वो डिक्रीज हो रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इनको भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड कर दिया। बस इतना सा है। फिर आता है आपके पास प्लांट प्रोटेक्शन। तो अब फर्स्ट टाइम इन 1991 में 6 प्लांट स्पीसीज जो थी उनको ऐड कर दिया, क्या किस में, कंजर्वेशन लिस्ट में। तो अब उससे पहले ये प्लांट जो थे वो कंजर्वेशन लिस्ट में नहीं थे, और फर्स्ट टाइम 1991 में प्लांट स्पीशीज जो थी 6 प्लांट स्पीशीज उनको ऐड कर दिया किस में, प्रोटेक्शन लिस्ट में, यानी कंजर्वेशन लिस्ट में। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। इसके अलावा होता क्या है कि हमें कंजर्व करने की अगर जरूरत क्यों है, तो हमारी एक्टिविटीज से क्या होता है, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्ट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉरेस्ट को ले लो, तो अब ये अगर आपके पास क्या है, फॉरेस्ट है ना, ठीक है, तो इस फॉरेस्ट में क्या है, ये फॉरेस्ट है ना, ये हमारा सोर्स है मल्टीपल चीजों का बेटा। सबसे पहले ये हमें देता है ऑक्सीजन, ये फॉरेस्ट जो है हमारे पास ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट इसके साथ साथ हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करता है हमें जस्ट लाइक टिम्बर हो गया। फिर क्या प्रोवाइड करता है बेटा, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। फिर क्या प्रोवाइड करेगा ये प्रोवाइड करेगा हमें क्या, एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये एनिमल्स जो होते हैं उनको हैबिटेट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो अब हमारी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे हम एक्सपेंस करते हैं, जैसे हमने पीछे आपको बताया था कि भाई हमारी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से क्या होने लगा, उनकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट होने लगा। तो अब जो फॉरेस्ट को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, यानी फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को सॉरी, तो बाकी चीजों को, तो इससे डायरेक्टली हमारी जिंदगी पे असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्या नहीं है, अगर हमारे पास एनिमल्स जो है, हमारे पास अगर प्रोटेक्टेड लिस्ट जो एनिमल्स की है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, तो उससे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। ठीक है, ओके। तो अब दूसरे एक मैं आपको जो बता रहा था ना वो ये था। अब हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो डिप्लॉय करते हैं फ्लोरा एंड फाउना को। कैसे, हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना दिए, हमने कमर्शियल फॉरेस्ट्री वगैरह बना दी, तो इससे डायरेक्टली जो है वो उस पर असर पड़ गया। ठीक है, अब लास्ट वाली है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। बेटा अब क्या होता है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारे पास सब गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को इनकी कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है, सबसे पहले एक फॉरेस्ट आता है रिजर्व फॉरेस्ट। ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, ये कवर करता है हाफ ऑफ इंडिया टोटल फॉरेस्ट। इंडिया में जितना फॉरेस्ट है उसका 50% कवर करता है रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा होता है बेटा, दे आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड कैटेगरी, सबसे बड़ी प्रोटेक्टेड कैटेगरी, यानी जिसमें प्रीशियस प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, हर्ब्स होंगी, श्रब्स होंगी, वो आएगा बेटा किसमें, रिजर्व फॉरेस्ट में। तो वो रिजर्व फॉरेस्ट जो है इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है ताकि इसको कहीं हमारी यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये डिस्ट्रक्ट ना हो जाए। दूसरे नंबर पे आता है बेटा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो अबाउट 1/3 टोटल फॉरेस्ट का जो है वो अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का आता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोटेक्टेड होता है वो होता है रिजर्व फॉरेस्ट। सेकंड नंबर पे आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जो बेटा रिजर्व फॉरेस्ट है इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज जस्ट लाइक आप कैटल्स वगैरह को जैसे ग्रेजिंग वगैरह करवाते हैं, या फिर हम बाकी हर्ब्स या बाकी किसी भी एक्टिविटीज के लिए इसमें अलो नहीं होता है। अब लेकिन अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी अलो नहीं होता है। बट जो डिफरेंस क्या है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि इसने कहा कि ऑफरिंग डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फर्दर डिप्रेशन। तो अब जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये
इसमें थोड़ी बहुत परमिशन होती है, यानी उतना जस्ट लाइक इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, बट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में उतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी रिजर्व्ड में होती है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस याद रखना। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा क्या है, ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, ये उससे थोड़ा कम होता है। ये भी प्रोटेक्टेड है बट उससे थोड़ा कम प्रोटेक्टेड होता है। दूसरे नंबर अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन सा होता है बेटा? ये होता है वो फॉरेस्ट जो बैरन लैंड्स पे होता है, यानी जो वेस्ट लैंड्स वगैरह पे होता है, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज दोनों के अंडर में, यानी या तो फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अंडर ये एरिया आता है, यानी किसी बंदे का है, उसका एक पार्ट था लैंड का, वो अब क्या है, वो कल्टीवेशन वगैरह उस पर कुछ नहीं होता, या तो वो है, या फिर दूसरे नंबर क्या है, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, यहां पे ज्यादा परसेंटेज है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, या वहां पे कुछ एरियाज जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल भी है, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे। तो आपने समझा क्या अनक्लास्ड फॉरेस्ट में क्या क्या एरिया आता है, जिसमें फॉरेस्ट भी होता है और बैरन लैंड्स भी होती है। बैरन लैंड्स होती है जो अनकल्टिवेटेड वेस्ट लैंड टाइप होती है वो। ठीक है, फिर आता है परमानेंट फॉरेस्ट। तो परमानेंट फॉरेस्ट जो होता है ये टर्म रेफर करती है जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट भी होता है और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी होता है। ये मैनेज किया जाता है किसके लिए? टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, और उसके बाद प्रोटेक्टिव फंक्शंस के लिए, जिसमें जो किन किन एरियाज में, जैसे मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट में। तो जैसे कोई प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं जिनका जो वुड होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज्यादा प्रीशियस होती है, तो उसको किस में, परमानेंट फॉरेस्ट के कैटेगरी में आएगी। तो उसकी क्योंकि टिम्बर वगैरह के लिए यूज के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है।